पावर शॉट का थर्ड लेक्चर है। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोकेमिस्ट्री अपन करने वाले हैं। अपन ने मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर कर लिया है, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर कर लिया है, ये लेक्चर रहेगा थर्मोकेमिस्ट्री का। थर्मोकेमिस्ट्री के जो लॉज हैं, कैसे रिएक्शन को सोल्व किया जाता है, जो जो इसमें एंथैल्पीज है, फॉर्मेशन की हो, कंबंशन की हो, हाइड्रेशन की हो, ठीक है, सारी न्यूट्रलाइजेशन की हो, सारी एंथैल्पीज वगैरह, गिव्स फ्री एनर्जी, सब कुछ सारा जो सिलेबस है नीट का वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री का। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स, सारी लाइंस इसमें कवर है, सारे पीवाईक्यू के फॉर्मूलाज, एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूला यहाँ पे कवर रहेंगे। इसके बाद में आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देना है, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहला लॉ है हेस का लॉ। हेस का लॉ देखो जनरली बोलता क्या है, ये बोलता है कि फॉर सेम रिएक्शन हेयर टोटल एंथैल्पी में चेंज रिमेन सेम व्हाटएवर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और मल्टीपल स्टेप। देखो ये तो थ्योरी बात है, मेन चीज क्या है, हेस-लॉ क्या बोलता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे सोल्व करना है, वो चीज देखते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है, ए से डी जा रही है, कोई रिएक्शन जैसे ए से डी कोई रिएक्शन जा रही है, उसकी डेल्टा एच है, उसकी एंथैल्पी में चेंज कितना है, मान लिया अपन ने जेड एक्स है, एंथैल्पी में चेंज कितना है, एक्स है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, अगर आप ए से डी जाते हो तब एंथैल्पी में चेंज एक्स आता है, या आप किसी अन्य पाथ से भी जाते हो ना, अदर पाथ से भी, 2 या 3 पाथ से भी, जैसे ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से डी गए, तो एंथैल्पी में टोटल चेंज होगा ना, वो ए से डी जाने में एक्स और ये जो टोटल होगा इसके बराबर होगा। कैसे, जैसे मेरी बात सुनो, ये बोलता क्या है, ए से डी जाने में आपने डेल्टा एच एंथैल्पी में चेंज एक्स है, ठीक है, तो ये डेल्टा एच बराबर होगा किसके, जो एंथैल्पी डेल्टा H1 है प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 तीनों की, यानी ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी, यानी फाइनल ए से अपने को डी बनाना है। ए से डी बनाने में एक्स होता है चेंज, तो आप देखो ए से अगर डी जाओगे ना, और इनकी भी दे रखी है इंडिविजुअल की डब्ल्यू वाई जेड, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड के बराबर, यानी टोटल एंथैल्पी ऐड हो जाती है। हेस लॉ यही बोलता है, समझ में आई ये बात। दूसरी बात, अपन रिएक्शंस होती है ना, उनमें स्टाइकियोमेट्री को गुणा कर दो, रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तब क्या होता है, भाग देते हैं तब क्या होता है, वो चीजें यहाँ पे आपको ये रिएक्शन सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये नियम पता होनी चाहिए। अगर देखो कोई भी रिएक्शन है, अगर रिएक्शन को अपन ऐड करते हैं, ऐड कैसे करेंगे, जैसे ए से बी गई, उसका डेल्टा H1 है, और सी से डी जाने पर डेल्टा H2 है, एंथैल्पी में चेंज। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अगर आप रिएक्शन को ऐड कर देते हो, ए और सी को ऐड कर देते हो, रिएक्शंस को ऐड किया, तो उनकी एंथैल्पीज भी ऐड हो जाएगी, डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सेकेंड बात अपन करते हैं, अगर रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा एच भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे, ए से बी जाने पर डेल्टा H1 है और सी से डी जाने पर डेल्टा H2 है। अब ए माइनस सी किया, ए माइनस सी किया तो क्या होगा, डेल्टा एच हो गया डेल्टा H1 माइनस H2। अगर इसे देखो, अब इसमें ट्रांसफर कर लो, ए और इस डी को माइनस को इधर लाओ, ए प्लस डी हो गया क्या, बी प्लस सी, तो ये भी डेल्टा एच बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ही रहेगा। ठीक है, यानी ये बोलता है अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, घटा रहे हो तो भी घटेगा, या आप रिएक्शन को इन्वर्स कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो तो भी घट जाएगा, प्लस नहीं ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये रहेगा माइनस, माइनस ही तो रहेगा। ओके, तो अगर आप रिएक्शन को घटा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेल्टा एच भी घटेगा, या रिवर्स को इनवर्स कर रहे हो, इनवर्स कैसे किया, यानी डी को इधर और सी को इधर ला रहे हो तो भी वो घटेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, अगर स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट से गुणा कर दिया जाए,
यानी गुणा कर दिया जाए, कोई रिएक्शन है आपके पास ए से बी जा रही है, अगर 2 से गुणा कर दिया रिएक्शन को तो डेल्टा एच भी दुगनी हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगी। अगर 2 का भाग दे दिया, पहले ए से बी जाने पर एक्स है और 1/2 कर दिया यानी 2 का भाग दे दिया तो आपका ये भी x/2 हो जाएगा। ये चीज पता हो गई आपको, क्लियर? क्योंकि रिएक्शन सोल्व करने में ये बहुत हेल्प होगा। एस का लो पता चल गया, ए से डी जाने पर x है तो ए से बी जाओ, सी जाओ, डी जाओ, कैसे भी जाओ, पर डी पे पहुंचने पर जितना चेंज होगा ना वो सारों का योग होगा डी के बराबर वाला, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्री स्टेट, किसी भी एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट में हीट ऑफ जो फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड वो 0 होती है। वो क्या चीज है वो भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बोलता है? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, ये ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट। देखो 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए और किससे? उसके एलिमेंट्स से, एलिमेंट्री स्टेट में होंगे उन एलिमेंट से, ठीक है। 1 मोल कंपाउंड उन एलिमेंट से फॉर्म होना चाहिए जो एलिमेंट्री स्टेट में है। अब एलिमेंट्री स्टेट कौन सी होगी? जैसे H2 है उसके लिए गैस होगी, नाइट्रोजन के लिए गैस, NO के लिए सॉलिड हो गया, फ्लोरीन F2 के लिए गैस होगी, Br2 लिक्विड इसकी एलिमेंट्री स्टेट होती है, कार्बन ग्रेफाइट होती है, ठीक है एलिमेंट्री स्टेट। कार्बन डायमंड वगैरह वाली नहीं होती है एलिमेंट्री स्टेट। P4 व्हाइट वाला एलिमेंट्री है, S8 रोम्बिक वाला एलिमेंट्री स्टेट है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखो कैसे रिएक्शन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। 1 मोल बनाना है, 1 मोल का फॉर्मेशन करना है तो यानी यहां पे 1 मोल होना जरूरी है, यानी हाफ N2 प्लस हाफ O2 से 1 मोल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसकी जो एंथैल्पी होगी, ठीक है, डेल्टा H होगा, वो क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसकी फॉर्मेशन यानी 1 मोल की फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलेंगे अपन, ठीक है। इतनी बात क्लियर? जैसे HCl का फॉर्मेशन करना है तो हाफ H2 और हाफ Cl2। अगर मेरी बात सुनो, यहां पे 1 मोल की जगह ज्यादा कुछ बन जाए तो वो उतने से गुना हो जाएगा। 1 मोल के लिए डेल्टा H फॉर्मेशन होती है, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए। देखो यहां पे H2 और Cl2 से बना लिया 2HCl, तो ये जो 2 आ गया ना, अब यहाँ पे 2HCl, 2HCl बन गए, 2 मोल बन गए, तो 2 मोल है ना, तो ये दुगने हो जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसकी स्टैंडर्ड दुगनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 मोल बन गए। स्टैंडर्ड जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो 1 मोल के लिए होती है, यहाँ पे 2 मोल बना दिए तो दुगनी हो गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अब आपको कोई रिएक्शन दी हुई है और उसमें निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन की एंथैल्पी, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एंथैल्पी निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंथैल्पी दी हुई हीट ऑफ फॉर्मेशन की, तो आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। क्या कर दोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन, बस आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो आ जाएगा आपके पास, ओके। इतनी बात पता है? एक चीज ध्यान रखना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट हैव हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 जैसे H2 गैस में एलिमेंट्री स्टेट में रहता है तो इसकी ये 0 क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इनकी 0 हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि H प्लस आयन की एक्वस मीडियम में हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, ओके। इतनी बात क्लियर? अब आते हैं अपन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन क्या बोलता है कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अंडरगोज कंबंशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। 1 मोल का क्या होना चाहिए? कंबंशन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। जैसे 1CH4 है, O2 लिया, उसके लिए 2O2 लगा और 1CO2 और 2H2O बन गया, यानी यहां पे ये CH4 है, इसका 1 मोल का कंबंशन हुआ है, ठीक है। जैसे कार्बन ग्रेफाइट ले लिया एलिमेंट्री स्टेट में
और O2 डाल दी उसमें, तो यानी ये कार्बन ग्रेफाइट 1 मोल होना चाहिए। ओके, इसका कंबंशन करवाया O2 की प्रेजेंस में, तो 1 CO2 बना। अब ये बताओ कि इसकी जो हीट ऑफ एंथैल्पी है वो फॉर्मेशन की और जो कंबंशन की है वो बराबर है। देखो कंबंशन तो कार्बन का होगा इसमें, कार्बन ग्रेफाइट का, और फॉर्मेशन CO2 का हो रहा है। दोनों ही 1-1 मोल है। 1 मोल ग्रेफाइट का कंबंशन हो रहा है, तो डेल्टा H स्टैंडर्ड कंबंशन कार्बन की बराबर होगी डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ CO2। इतनी बात क्लियर है? तो रिलेशन पता चल गया कैसे क्या लिखना है इसमें। अरे बात ये बोल रहा हूं, एक 1 मोल ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट का 1 मोल CO2, 1 मोल O2 के साथ आपने कंबंशन करवाया, तो 1 मोल CO2 गैस बनी। ओके, अब यहां पे कंबंशन के लिए 1 मोल कंपाउंड को आप कंबंशन करवाते हो, तो कार्बन ग्रेफाइट 1 मोल है। ठीक है, तो ये हो गई हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन की। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी अपन बोलते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए उनके एलिमेंट्री स्टेट से। देखो कार्बन ग्रेफाइट एलिमेंट्री स्टेट में है, O2 है गैसियस एलिमेंट्री स्टेट में है। ठीक है, तो इससे एक CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ, तो CO2 का फॉर्मेशन हुआ एलिमेंट्री स्टेट से और 1 मोल ही बना है, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हो गया, तो इसके बराबर ही हो जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, CO2 की, और ये कंबंशन किसका, कार्बन ग्रेफाइट का। ओके, इतनी बात क्लियर। अगर आप लिखो इसके लिए डेल्टा H का फॉर्मूला कि कैसे निकालेंगे कंबंशन के लिए, तो आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन है वो करना होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और अपन ने जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किया था वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया था, और कंबंशन में आपको करना पड़ेगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, ये ए और बी तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, उनसे गुणा करना रहता है। ठीक है, इतनी बात होगी। अब देखते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे 1 मोल। 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपने हाइड्रोजन डाल दिया। 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन डाला तो 1 मोल सैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया। जैसे यहां पे बात करें CH2 में H2 डाल दिया, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो CH3 यानी इसका हाइड्रोजिनेशन हो गया। तो यहां पे अपन एंथैल्पी बोल सकते हैं कि डेल्टा H0 हाइड्रोजिनेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसकी ये क्या होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर हाइड्रेशन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ऊपर वाला क्या था, हाइड्रोजिनेशन, इसमें H2 जोड़ना है, हाइड्रेशन में H2O जोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, किसमें, 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड किसमें होना चाहिए, सॉलिड में। एनहाइड्रस कंपाउंड सॉलिड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसमें वाटर लिक्विड में है, उसको इसमें 1 मोल ऐड कर दिया, तो यहां पे 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड मिला सॉलिड वाला, ये ध्यान रखना। एनहाइड्रस भी सॉलिड में है और जो 1 मोल हाइड्रेटेड कंपाउंड मिला वो भी सॉलिड में है। जैसे बोलते हैं ना आप ब्लू विट्रोल CuSO4 सॉलिड है, उसमें वाटर जोड़ा तो CuSO4.5s2 यानी ब्लू विट्रियल बन गया। ये हाइड्रेटेड होता है, ये ब्लू कलर का होगा वाटर जोड़ने पर, और यहाँ पे ये व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे डेल्टा H लिख सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4 इज इक्वल टू डेल्टा H। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। यानी इसमें मैंने बताया आपको हेस्लो यानी अगर कोई रिएक्शन है वो A से D तक जा रही है, A से D बन रहा है प्रोडक्ट, तो A से D जाने में चाहे कितने ही रास्तों से जाओ आपको जो एंथैल्पी चेंज है वो तो भाई बराबर ही होगा। ठीक है, यानी एक बार आप यहां से जाना है यहां तक, एक बार आप ऐसे गए यहां पे फिर यहां पे आएंगे, या आप डायरेक्ट जाओ, तो डायरेक्ट जाने में जितनी एंथैल्पी लगी
वो यहां से जाके यहां पर, फिर यहां पर आने पे दोनों बराबर होंगी। ओके, इतनी बात क्लियर, समझ में? इसके बाद में अपन ने ये रिएक्शंस वगैरह देख ली। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, कंबंशन की एंथैल्पी होगी, हाइड्रोजनेशन की, हाइड्रेशन की, और आगे जो एंथैल्पी बची है वो करने वाले हैं। अभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो क्वेश्चन आने के चांस यहां से ही रहते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या कंबंशन की एंथैल्पी या फॉर्मेशन की एंथैल्पी जनरली। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी क्या बोलती है कि मान लो आपके पास एसिड है और बेस है, एसिड बेस की रिएक्शन से साल्ट और वाटर बनता है। अब आप यहां पे क्या करो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं ना, तब आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो एनर्जी आती है वो नेगेटिव 13.7 किलो कैलोरी में, या अगर किलो कैलोरी को आप कन्वर्ट करो किलो जूल में तो -57.3 किलो जूल पर मोल आ जाती है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, चाहे कोई सा स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई सा स्ट्रॉन्ग बेस कर लो। अगर वीक बेस आ गया ना, वीक बेस या वीक एसिड आ गया, तब जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी -57.3 से। ठीक है, या 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाएगी एनर्जी। यानी मेरी बात कहने का मतलब यह है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल करना, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट मिला रहे हो ना आप, तब एनर्जी इतनी होती है आपके पास, निकलती है यहाँ पे, इसमें इतनी निकल के आएगी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 किलो कैलोरी में है और ये किलो जूल में है, ये यूनिट कन्वर्जन किया हुआ है। ठीक है, ये फिक्स रहती है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी भी वीक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। वीक आ गया तो एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, इतनी बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी क्या बोलता है कि 1 मोल डाई एटोमिक गैसियस कंपाउंड, ध्यान रखना डाई एटोमिक गैसियस कंपाउंड होना चाहिए। गैसियस कंपाउंड को तोड़ दोगे उनके बीच के बॉन्ड को तो 2 एटम्स बन गए डाई एटोमिक के गैसियस स्टेट के। ठीक है, तो ये हो गई बॉन्ड एनर्जी। कैसे, जैसे H2 गैस है, ठीक है, और H2 के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ दिया तो 2H बन गए ना, 2 हाइड्रोजन हो गए अलग अलग, तो ये इसकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 होगी। जैसे अगर निकालना चाहे बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दी हुई हो और एंथैल्पी निकलवाए तो आप कैसे निकालोगे? एंथैल्पी बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, इतना। कंबंशन में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है और बॉन्ड एनर्जी में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ये 2 चीज याद होगी। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई सॉलिड 1 मोल कंपाउंड है, सॉलिड 1 मोल कंपाउंड है ना, उसको वाटर के एक्सेस में घोल दिया गया, वाटर के एक्सेस में घोला तो कोई जो कंपाउंड था ना आपके पास सॉलिड में, ये एक्वस सॉल्यूशन में हो गया, एक्वस हो गया इसका मीडियम। तो अब क्या होगा, यहां पर H2O एक्सेस में था, ये जो सॉलिड कंपाउंड था इसको एक्वस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो एनर्जी यहां पे निकलेगी वो हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड होगी। इतनी बात क्लियर। जैसे NaCl सॉलिड है, इसको वाटर में घोला तो NaCl एक्वस बन गया आपके पास, तो ये यहां पे डेल्टा H होगा, वो डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड NaCl होगा। ओके, आयोनाइजेशन की एंथैल्पी, 1 मोल कंपाउंड है उसको वाटर में घोला, यहां पे वाटर एक्सेस में नहीं है तो ये अपने आयंस में टूट जाता है। जैसे NaCl वाटर में डाला, Na+ और Cl- में टूट गया, यहां पे जो डेल्टा H होगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी ट्रांसफॉर्म का मतलब फ्यूजन की भी हो सकती है, मेल्टिंग वाली भी हो सकती है, वेपोराइजेशन हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, यही तो चीज हो सकती है। अगर 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट किया जाए 1 मोल लिक्विड में, 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में, तो वो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अगर 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट किया जाए तो वो होता है
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इतनी बात क्लियर। अगर सब्लिमेशन की बात करें, सब्लिमेशन होता क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज में जाना। कोई कंपाउंड सॉलिड है, उसको एनर्जी दी, वो डायरेक्ट गैसियस फेज में गया, लिक्विड में नहीं जाता। सॉलिड से जनरली क्या होता है, सॉलिड से बनता है लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस में जाता है। पर सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। जैसे कैम्फर वगैरह और नेपथलीन वगैरह ये हो गए ना, इनमें क्या होता है, आप सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड को एनर्जी दी, डायरेक्ट गैसियस फेज में चला जाएगा, डायरेक्ट गैसियस में चला जाएगा, तो वो होता है सब्लिमेशन। तो यानी 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस का फॉर्मेशन हीट ऑफ जो एनर्जी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाता है। इतने बात क्लियर। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो इससे पहले आप ध्यान रखो, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या थी, 1 मोल डाई एटोमिक गैसियस कंपाउंड। ये था 1 मोल डाई एटोमिक गैसियस कंपाउंड। यहां पे भी है 1 मोल कंपाउंड है, पर वो गैसियस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी है। इसमें गैसियस है ओनली, इसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर। इससे आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया, वो हो गया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसके बाद में अपन आते हैं रेजोनेंस एनर्जी पे। रेजोनेंस एनर्जी यानी नॉन रेजोनेटिंग, 1 मोल नॉन रेजोनेटिंग कोई कंपाउंड है, उससे 1 मोल रेजोनेटिंग कंपाउंड बन गया, तो जो एनर्जी वहां पे होगी, रिलीज होगी, वो होगी रेजोनेंस एनर्जी। ओके, अब देखो एक बात देख लो, यहां पे जो 1 मोल कंपाउंड नॉन रेजोनेटिंग कंपाउंड होगा ना, तो वो तो क्या होगा, लेस स्टेबल, और जो रेजोनेटिंग कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि यहां पे हीट जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, इतनी बात। अब आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू अपने को बेटर फ्यूल के बारे में बताती है। फ्यूल है था, फ्यूल जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी हाई होगी वो उतना बेटर फ्यूल होगा। ये बात। दूसरी बात है कि जो ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व बाय कंबंशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। 1 ग्राम, ध्यान रखना 1 मोल नहीं है यहां पर, कैलोरीफिक वैल्यू में 1 ग्राम, ध्यान रखना 1 मोल आ जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 1 ग्राम पे करना है आपको। इसकी यूनिट में देखो, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट किलो जूल पर ग्राम लिखा है, किलो जूल पर मोल अगर ये लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पर मोल में नहीं, पर ग्राम में होती है ये। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा उतना बेटर फ्यूल हो जाएगा। ये बात होगी। सारी एंथैल्पी करवा दी, सारी चीजें हो गई, हेस्लो भी हो गया, रिएक्शंस कैसे सोल्व करते हैं वो चीज भी हो गई। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का छोटा सा वीडियो हो गया। ठीक है, 1 शॉट वीडियो की तरह हो गए भाई, सारे क्रिस्प पॉइंट, एनसीईआरटी के फॉर्मूला वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।